नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भाई, मलेशिया के पीएम ने तो पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं भाई। पाकिस्तानियों की सारी चाल जो है वो नाकामयाब हो गई है। दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश मलेशिया, और वो भारत आ गया है, कह रहा है कि बस आप ही का सहारा है सर, आप ही बचा सकते हैं, आप ही हमें आगे बढ़ा सकते हैं। ये वही मलेशिया है जो पाकिस्तान के साथ मिलकर, टर्की के साथ मिलकर एक ब्लॉक बनाना चाहता था सऊदी अरबिया और मिडिल ईस्ट वाले जो देश है ना, यूएई, इनके खिलाफ। याद है आपको? याद है? और इसी मलेशिया ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी जिसमें इमरान खान को बुलाया गया था, जिसमें बाद में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इमरान खान की जबरदस्त धुलाई की फोन करके। उसके बाद क्या हुआ, जरा पहले सुन लीजिए, फिर आगे की कहानी बताता हूँ। सुनिए। The Kuala Lumpur Summit of 2019. Mahathir Mohamad of Malaysia invited Turkey, Qatar, Pakistan, Indonesia, which combined form more than half of the ummah of this world. More than 500, 600, more than a billion actually population if you consider Indonesia and then Pakistan. But he invited all those to a summit in Kuala Lumpur. The summit was clear. We are going to challenge Saudi Arabia's leadership of the Muslim world. We're not happy with what bin Salman is doing. Bin Salman panicked to the extent that he calls Imran Khan, and he said, who's prime minister at the time, and says to him, Wallahi alladhi la ilaha illahu, if you go to this Kuala Lumpur summit, I will withdraw my investments from Pakistan, and the Pakistanis who live here sending remittances, I'll kick them out and send them back to Pakistan. Imran Khan pulls out. तो जनाब, ये वही मलेशिया है जो अब कहता है कि जी भारत हमारा दोस्त है, भारत हमारा भाई है, पीएम मोदी भाई हैं। और इसके पीछे क्या वजहें हैं, कैसे ये सारी चीजें घूमी हैं, मलेशिया का पाकिस्तान प्रेम कैसे खत्म हुआ है, इस सब की जानकारी मैं देने वाला हूं बहुत तसल्ली बख्श से। और हाँ, पाकिस्तान में जाकिर नाइक को बड़ा पसंद किया जाता है, वही जाकिर नाइक जो भारत से भागा हुआ है। अब इस जाकिर नाइक की भी खैर नहीं है, क्योंकि इस जाकिर नाइक पर भी मलेशिया का बयान आया है कि सबूत मिल गए तो सौंप दिए जाएंगे, ये भारत के हत्थे चढ़ जाएंगे, और ये चढ़ना ही है। अब हो सकता है कि मलेशिया से भागा जाकिर नाइक, भाग के कहीं और जाए। अब देखिए क्या होता है। पाकिस्तानियों, तुम लोग जहां हाथ डालते हो ना, वहीं तुम्हारा हाथ काट लिया जाता है। चलो वीडियो देखते हैं। एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ इसके ऊपर आप थोड़ी ऑडियंस की रहनुमाई कर दीजिएगा। सर, अभी की न्यूज़ है सर, मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सर, वो इंडिया विजिट करने चले गए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें तकरीबन 4 महीने पहले लेटर भेजा था कि भाई आप हमारे पास विजिट करने आओ, लेकिन आज वो इंडिया गए। इंडिया जाकर कहते हैं कि भाई इंडिया और मलेशिया ब्रदरहुड है, ब्रदर मुल्क है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से इंडिया इन्फ्लुएंस मुसलमान मुल्कों के साथ बढ़ाते जा रहा है, फ्यूचर में लग रहा है कि जिस तरह से वो लीड करेगा मुस्लिम कंट्रीज को, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम कंट्री है, और यहाँ पे इंडिया से ज़्यादा जो है वो यहाँ पे इस्लाम की तरवीज होती है। यहाँ पे मदारिस हैं, यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि वो मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तान को छोड़ के तो और कोई मुस्लिम ममालिक जो है वो इंडिया से ज़्यादा रिलेशनशिप कायम रखते हैं। जो वो सफारती तल्लुकात की वजह से वो चले गए होंगे, लेकिन बीइंग इस्लामी मुल्क वो पाकिस्तान जो है यहाँ पे ज़्यादा इस्लाम की तरजीह होती है इंडिया के वजह से। आप क्या समझते हैं, एग्री करते हैं इनसे? इसमें जनाब गुजारिश है कि ये जो सिलसिला आ रहा है ना, ये हमारे बाहमी सियासी इख्तलाफात जो शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं, जी जी जी, उसकी वजह से गैर मुल्की हुकूमतें, तजारती इदारे जो हैं वो अपना कुछ रास्ता वो देख रहे हैं जहाँ पर सहूलत मिल सकती है जी। तो इसलिए उस चीज़ का रिजल्ट है। अदरवाइज मलेशिया हमसे दूर नहीं था, तो ये उसकी वजह से ऐसा हो। तो अभी जो हालात हमारे देखते हैं कि हम हर चीज के लिए फंडिंग मांगते हैं, तो दुनिया कैसे हमारे पास आएगी? इंडिया के साथ तो वो बराबर के ताल्लुकात रखते हैं। इसका जवाब तो मैंने इसी पहले बात में दे दिया है कि ये उन इख्तलाफात की वजह से हमसे ये दूर हो रहे हैं। तो हमें अपनी इस्लाह खुद करनी चाहिए कि कुछ मकसदर कुव्वतों को, कुछ सियासी दलों को अपनी अपने अना को छोड़कर मुल्क की फलाह और अवाम की बेहतरी के लिए सोचे। बिल्कुल तो सही होगा, हल हो सकती है। मैं भाई की तरफ जाना चाहूंगा। जिस तरह से आप देखते हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस मुसलमान मुल्कों का बढ़ रहा है, यूएई ने पाकिस्तान की वीजे बैन कर दी है, लेकिन इंडिया को कहते हैं भाई तुम आओ। वो उन्होंने एक लिस्ट जारी की है जिसके मुताबिक 100 में से 50% पाकिस्तानी है जो कि क्राइम रेट में इन्वॉल्व है, यूएई का कहना है। और वो उन्होंने ये अपील की है पाकिस्तान से कि भाई भिखारी भेजना बंद कर दो। हम एज अ कौम क्यों इस तरह है?
आपने कहा कि हम मुसलमान मुल्क है, हमारा इक्का बड़ा मजबूत है, तो इसका इस तरह मजबूत होता है? जी, मैं ये बताता हूँ कि इसमें बेसिकली हमारी स्टेट जो है उसके सफारती तल्लुकात जो है ना उसमें प्रॉब्लम है। ये सफारती तल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। और मैंने पहले जो बात की है कि हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस्लामी तालीमात जो है वो ज़्यादा हैं, सिर्फ फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारी स्टेट जो है वो अगर फोकस करेगी तो हम उनसे बेहतर हैं, उनसे बतौर मुसलमान हम उनसे बेहतर होंगे, हमारी कौम उनसे बेहतर है। वो एक सफारती भारत की बात कर रहे हैं या मलेशिया की बात कर रहे हैं? अगर भारत की बात कर रहे हैं तो आप पर हंसने का मन कर रहा है, और अगर मलेशिया की बात कर रहे हैं तब भी आप पर हंसने का मन कर रहा है। किस मामले में बेहतर है? आपसे ज्यादा मुसलमान हमारे यहां हैं, और मलेशिया दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है। आप ये कह रहे हैं कि आपका इस्लाम इन दोनों जगहों के इस्लाम से बेहतर है। हाँ भाई, भारत के मुसलमानों बताओ भाई कि पाकिस्तान में क्या ज्यादा बेहतर मुसलमान रहते हैं क्या आपसे? भारत के मुसलमान क्या दोयम दर्जे वाले हैं क्या? भारत के मुसलमानों, अगर कोई देख रहा हो तो कमेंट करके बताओ पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानी तो कह रहा है कि आप लोग दोयम दर्जे के मुसलमान हो, ये अच्छे वाले मुसलमान है, बेहतर मुसलमान है, ये ज्यादा बड़े मुसलमान है, ज्यादा बेहतर मुसलमान है आपसे। तो भाई देख लो, आपस में तय कर लो कौन बेहतर है। ये तो साफ साफ खुलेआम भारतीय मुसलमानों की बेइज्जती कर रहा है। और अगर ये मलेशियाई मुसलमानों की बेइज्जती कर रहा है तो भाई तू जरा बता दे कि कौन सा नशा करके आया। मलेशिया की इकॉनमी देखी है और अपनी इकॉनमी की औकात देखी है तूने? मलेशिया के मैन्युफैक्चरिंग की औकात देखी है तूने और अपने पाकिस्तान की औकात देखी है तूने? कंपेयर कर रहा है मलेशिया से तू खुद को पाकिस्तान को। तू बेकार वकील है। पाकिस्तान में वकालत की पढ़ाई का स्टैंडर्ड इतना घटिया है कि मेरा जैसा नॉन वकील आदमी भी तुझको हरा देगा केस में। वकालत की पहली शर्त है कि भाई तुम्हारे पास सबूत होना चाहिए, जो तुम बात कह रहे हो, जो तुम दावा कर रहे हो, साबित करो कि तुम्हारा इस्लाम बाकी लोगों से बेहतर है, तुम इस्लाम में ज्यादा बेहतर हो। हवा हवाई बोलने से नहीं होता बच्चे, बच्चा ही कहूंगा, ज्यादा उम्र नहीं है तुम्हारी, मुझसे छोटी ही होगी। 44 का हो गया हूं मैं, ये पता नहीं कितने का होगा। सफारती तल्लुकात की वजह से उन्हें हमारा वो एक सेगमेंट है जो वहाँ पे जाकर भीख मांगता है। सारी कौम तो नहीं मांगती, हमारी कौम जो है वो तो बेहतरीन मुसलमान है। सर क्या कहेंगे, एग्री कर रहे हैं इनसे? मैं इसमें जनाब थोड़ा सा इजाफा ये करता हूँ कि वक्त के साथ साथ हर चीज में तब्दीली आ रही है और आ चुकी है। आज के दौर में मजहब को तकवीत देने के लिए ताकत और सरमायाकारी बहुत जरूरी है। तो इसमें हम सिर्फ अपनी लड़ाई झगड़ों में पड़े हैं। दोनों चीजें जो है वो हम यानी जो है ना वो जुदा होती जा रही है। इस वजह से हमारे लिए खला पैदा हो रही है। सर आपको नहीं लगता कि हम हर चीज में मजहब ले आते हैं? और ये है कि अगर बाहर के कंट्री में देखा जाए एज अ कौम हम करप्ट है, यहाँ पर मजहब की कौन सी बात है? पाकिस्तानी जी काम कर रहे हैं तो इसमें मजहब को तो नहीं ना ब्लेम कर सकते कि मजहब ये कर रहा है। पाकिस्तानियों को आपको नहीं लगता कि अपनी कौम की तरबियत अच्छी करनी चाहिए हमें एज अ कौम? हाँ, ये तो उन लोगों का काम है ना जो हरावल दस्ते में शामिल है। सही बात है। सियासत में हो या ब्यूरोक्रेसी या एस्टेब्लिशमेंट में, ये उनके फराइज हैं कि जो कौम को दर्स व तदरीस दें या कोई ऐसे हालात पैदा करें कि ये सारी चीजें जो है दूर हों, तो मुल्क के लिए बेहतर हो सकता है और हम पूरी दुनिया में जा सकते हैं। सर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक टाइम था कि पाकिस्तान के बारे में बड़ा नेक ख्यालात रखते थे मुसलमान मुल्क। 57 इस्लामिक कंट्रीज जो थी पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा दिल और साफ गोशा रखती थी, लेकिन आज क्या बात है कि वो दूर होते जा रहे हैं। हम जब भी उनसे बात करते हैं तो कश्मीर के लिए मांगते हैं, फंडिंग मांगते हैं कि भाई फंड करो। क्या ये वजह है कि दूर हो गए या कोई और वजह देखते हैं? नहीं सर, वो उसकी वजह यह है कि इंसान के जो है ना वो मुल्क के और इंसान के कबीलों के ये जो है ना अपने करतूत, पाबंद, झूठ, फरेब, हेरा फेरी और उन चीज़ों का रिजल्ट जो होता है वो चीज़ें जो तब्दीली पैदा करती है। अगर हम इस चीज़ में अपनी इस्लाह कर लें और वक्त ज़्यादा नहीं लगता, साल डेढ़ साल के अंदर सब कुछ ठीक हो सकता है। आप क्या समझते हैं इस चीज को कि क्या आप मानते हैं कि इंडिया ग्लोबल पावर बनता जा रहा है? जिस तरह से वो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है, जिस तरह से वो अपनी इकोनॉमी पर ध्यान दे रहा है, जिस तरह से वो अपने नीचे तबके के लोगों को ध्यान देकर ऊपर लेके आ रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम के अंदर वो ग्लोबल पावर बन सकता है, चाइना को भी बीट कर सकता है जिस हिसाब से वो जा रहा है? नहीं, मैं नहीं ये समझता। वो ठीक है, वहाँ पे तरक्की हो रही है, वो अपनी जगह पे है, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ पे तरक्की के ज़राए भी काफ़ी हैं। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के
जराइम काफी हैं, पाकिस्तान में जराइम नहीं है? क्या बात करते हो यार, तुम 25 करोड़, हम करीब करीब 150 करोड़ मान लो, 6 गुना बड़े हैं तुमसे, और उसके बाद भी तुम कहते हो कि ऐसा और वैसा। लानत है तुम पर यार, लानत। में पाकिस्तान वहाँ पे आप अगर सर्वे करवाएंगे किसी जो होता है न्यूट्रल लोग, वहाँ पे बहुत सारा लॉ की वायलेशंस हैं, और वो चूंकि मीडिया और सोशल मीडिया या बाकी जो मीडिया है वो इंडिया के कंट्रोल में है, वो माइक्रोसॉफ्ट में उसने चूंकि ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है, तो इस वजह से वो हाईलाइट नहीं करते। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बहुत ज़्यादा होती है जैसे कि कश्मीर सबसे बड़ी मिसाल है। उसके बाद उनका बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनमें इंटरनल वार्स जारी हैं। और कश्मीर का इतना बड़ा मसला है, तो आप देखें मलेशिया आपका मुसलमान मुल्क जाकर इंडिया को कहता है कि हम दोनों इंटरनल वॉर्स चल रही है। आपके यहाँ बलूचिस्तान में क्या चल रहा है? वो टीटीपी वाले केपीके में क्या कर रहे हैं? इसको वॉर नहीं कहते हैं। अरे वकील साहब, अबे मैं जज हो जाना तो तुम्हें थप्पड़ों से मारता। ये क्या फर्जीवाड़े की बातें करो, सबूत तो लाओ। ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन, ओहो हो। कभी जाके सर्च किया है कि पाकिस्तान ह्यूमन राइट वॉयलेशन में कहां पर स्टैंड करता है? सर्च किया है? इसीलिए कहावत बनी है, जिनके घर शीशे के होते हैं बत्ती बुझाकर कपड़े बदलते हैं, वरना नंगई पूरी दुनिया को दिख जाती है। और पाकिस्तानियों के घर तो शीशे के बनी है, वो खुलेआम दिन में कपड़े बदलते हैं। इन जैसों की बात कर। अरे दलील तो वकील साहब ऐसी दो जिसको सपोर्ट करने के लिए सबूत हो। फिर वही हवा हवाई बातें। अब हवा हवाई बातें तो मैं भी करने लगूं कि तुम अपनी बीवी से पिटते हो, तुम्हारी बीवी रोज झाड़ू से मारती है, तुम अपनी गली के जाने वाली दूसरी महिलाओं पर नजर रखते हो। हवा हवाई बात करने में क्या लगता है भाई, बोल दूंगा मैं। लेकिन ये जेन्युइन बात नहीं होगी ना, मुझे सबूत देने पड़ेंगे। तुम भी दे दो सबूत भाई। जाकर इंडिया को कहता है कि हम दोनों ब्रदर कंट्रीज हैं। उसके बाद यूई आता है, यूई कहता है कि यूई ने अभी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बड़ा अवार्ड दिया है, पीस अवार्ड जो कि होता है कि वो दिया। आप मुझे बताएं कि जब कश्मीर का इतना बड़ा मसला दुनिया को क्या नजर नहीं आ रहा, अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट ऑन रोड बन रहा है जो कि यूई और यूरोप को जोड़ेगा आपस में, जो कश्मीर के अंदर से गुजर के जा रहा है। इसके बारे में मुसलमान मुल्क क्यों नहीं बात करते अगर इतना जुल्म है तो? बेल्ट एंड रोड ये तो चाइना वाला है, पिछले वीडियो में बताया था मुजम्मिल भाई। क्या बात हो गया, कुछ कहां का कहां जोड़ देते हो आप। बेल्ट एंड रोड इधर कश्मीर से होकर कैसे जाएगा, मतलब यूएई से? नहीं, वो करते हैं। हम तो अपने मुल्क की बात कर रहे हैं ना, बाकी मुल्क उनकी अपनी एक सफारती पॉलिसी होगी। हमारा मुल्क जो है, हमारी स्टेट जो है, वो किसी न किसी फोरम से वो जो मर्जी हमारी गवर्नमेंट आ जाए, वो हर फोरम पे ये बात करते हैं। हम तो ये कहते हैं मुसलमान तो एक जिस्म के मानिंद है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो क्यों नहीं उनको नजर आ रहा कश्मीर का? मैं ये कह रहा हूँ कि हर जो मुल्क है वो उनके अपने कारोबारी कोई मामला तो होंगे, वो इस वजह से वो बात नहीं करते। लेकिन हमारा मुल्क तो करता है, हमारी स्टेट भी करती है, वो कम करती है ज्यादा करती है, ये अलग इशू है। इस बारे में अपनी राय देंगे। अब देखें जी, बात यह है, अभी यहाँ रिसेंटली आपने देखा है कि ये बांग्लादेश ये इस्लामी मुल्क है, लेकिन वहाँ के इख्तलाफात ने वो बहरान पैदा कर दिए कि तमाम सरमायाकारी जो हो बैरून मुल्क जा रही है। सही बात है। यही चक्कर जो हमारे साथ वाबस्ता हो गया है कि हमारे इख्तलाफात आपका 10-15 साल से जो चल रहे हैं, ये उसका रिजल्ट है, जिसकी वजह से वो सब लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं। अगर हम सिर्फ मजहब का सहारा लें तो काम नहीं चलता, इसलिए हमें फाइनेंस को भी साथ, इखलाक और कौल फेल को भी, हर चीज को मिलाकर चलाना पड़ेगा, तो सब चीजें ठीक। सर अभी हमारी एक सोच थी, हम एक थिंकिंग रखते हैं कि जो मुसलमान होगा उनके साथ ताल्लुक रखेंगे, जो नहीं होगा उनके साथ ताल्लुक नहीं रखेंगे। इस तरह की सोच क्या माशरे में सर्वाइवल के लिए हमें काम देगी? अगर यही सोच, अगर देखें आज अगर हम दो मुल्कों के मुआवजा करें, एक मुल्क जो सेकुलर बना था इंडिया, एक मुल्क जो मजहबी नाम पर बना था। आज हम अपने हालात देखें और इंडिया सेकुलर स्टेट है, वहां पर हर मजहब को आजादी दी गई और वो तरक्की कर गया। हम क्यों मजहब के नाम पर इतना खराब हो गए? अब मैं आपको यहाँ एक मिसाल देता हूँ कि नबी पाक ने जब आखिरी
यानी शाम की सरहद के ऊपर एक जंगी सिलसिले में गए थे। वापसी पर जब ये सहाबा कराम इकट्ठे हुए थे तो नबी ने फरमाया था कि आओ हम सबसे अजीम जहाद की तरफ चले। वो उन्होंने कहा जी ये जहाद हमने इतनी जंगें लड़ी हैं तो सबसे अजीम जहाद कौन सा है? कहने लगे जी वो जो हम अपनी अदात अतवार कौल फेर और बेईमानी अपने नफ्स के जो साथ। है उनको दूर करें, तो कारोबार में यानी वसत पैदा करें, हाँ तो जी। ये सब ये शैतान अजीम है, बड़ी इसको हम प्यारी मात बात। कर सकते हैं। बड़ी प्यारी बात तो है आपने। यहाँ पर भी ये इस चीज की जरूरत है। अगर हम उस चीज को मार नहीं सकते तो ये सिलसिला जो है पूरा मतलब बेहतर तौर पर नहीं चल सकता। क्या लगता है आपको कि अपने मुल्क के ग्रोह के लिए, अपने कारोबार की तरक्की के लिए क्या इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेने चाहिए, ट्रेड कर लेनी चाहिए इंडिया के साथ, या वही सोच रखें कि भाई नहीं एक हिंदू के साथ नॉन मुस्लिम के साथ ताल्लुकात नहीं रखने, हमने मुसलमान हैं हम? नहीं, ये तो वैसे हमारी सोच नहीं है, ये हमारी स्टेट की भी ये सोच नहीं है, और बतौर मुसलमान मुल्क ये सोच बिल्कुल नहीं है। वो कुछ इश्यूज जो है होते हैं उसके ऊपर इख्तलाफ होता है, बाकी ट्रेड होनी चाहिए। वो तो अब अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से, हम सारे मुल्कों से करते हैं, तो इंडिया से भी हो सकती है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं बिल्कुल सही। है। लेकिन बात यह है कि जो इश्यूज जो हमारे मजहब को हिट करे उन इश्यूज पे हमें बात करनी चाहिए, बस ये है। ट्रेड करें, वो जो दुनिया के जो मामलात है वो हमारे दीन में है कि आप हर तरह से तिजारत करें, हर बंदे से तल्लुकात रखें, तो वो करने चाहिए। उसमें बहुत कोई अच्छा मजाक लगा, बहुत अच्छा लगा सर आप दोनों से बात करके। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? माजिद अली। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। जबरदस्त सर। बात करने का पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और ये खबर सुनने के बाद पाकिस्तानियों के अंदर एक गमो गुस्सा है मलेशिया को लेके। सर मलेशिया के पीएम को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 4 महीने पहले लेटर भेजा था कि भाई आप आओ पाकिस्तान विजिट करो, हम आपको पाकिस्तान दिखाते हैं, कोई मुआहदे भी करते हैं आपस में। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान आने से बिल्कुल इनकार भी नहीं किया, लेकिन आए भी नहीं। आज इंडिया विजिट करने के लिए वो गए हैं, इंडिया के अंदर मौजूद है। नरेंद्र मोदी को बयान करते हुए कहते हैं कि भाई इंडिया हमारा ब्रदर मुल्क है। मलेशिया ये कह रहा है कि सरेआम सबके सामने, और ये बात उन्हें पता भी है पाकिस्तान भी आ सकती है, तो एक हिंदू मुल्क और एक मुस्लिम मुल्क आपस में देखेंगे तो इंडिया का बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक होता जा रहा है। इंडिया अफगानिस्तान के साथ भी बहुत क्लोज है, यूएई के साथ भी बहुत क्लोज हो गया, ईरान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कैसे वो अपने पाँव मजबूत कर रहा है? तो मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करते हुए नजर आ रहा है इंडिया, कैसे? नहीं ये देखें ना, ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं। जैसे अभी मलेशिया है तो मलेशिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट वगैरह होते हैं इस वजह से। और मलेशिया का सऊदी अरब के भी इंडिया के साथ अच्छे अच्छे रिलेशंस हैं। तो जितने ज़्यादा कंट्री पावरफुल होंगे और उनके इंटरेस्ट होंगे तो वो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे रखेंगे। तो मलेशिया के अपने इंटरेस्ट हैं इस वजह से, और पाकिस्तान आपको पता है इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से मलेशिया के पीएम ने उन्हें इनवाइट किया था या पाकिस्तान ने किया था, वो नहीं आए। तो मेरे ख्याल से यही वजूहत है। आजकल के जो मुल्क है वो मुसलमान या मुस्लिम कम्युनिटी के बेस पे नहीं चलते, वो आजकल मतलब इकोनॉमिक्स जो स्ट्रगल है उस पे चलते हैं। जितना ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा उसी पे ही चलेंगे। सर पहले की बात करें तो कैसे आप देखते थे कि पाकिस्तान जब हाँ करता था तो मिडिल ईस्ट सारा आके पाकिस्तान के मतलब के कदमों में, घुटनों में बैठता था, लेकिन आज वही है जो कि इंडिया के घुटनों में बैठा हुआ है। इंडिया मुजम्मिल भाई ऐसा कब हुआ कि सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट जो पाकिस्तान के घुटनों में आके बैठा रहता था? पाकिस्तान की तब भी कोई औकात नहीं थी और आज भी कोई औकात नहीं है। सऊदी अरब, यूएई, ये अमीर देश आपके घुटनों में आके बैठे रहते थे। मतलब किन मायनों में, किस चीज के लिए? कमाल है यार। ये चूरन कब तक खाते रहोगे मुजम्मिल भाई यार? सच बोलो यार, कब तक खाओगे ये चूरन? इसको सपोर्ट करने के लिए क्या है? इंडिया के साथ उसकी हाव नाव है, उन्होंने हमारे वीजे बंद कर दिए, लेकिन इंडिया को वीजे प्रोवाइड कर रहा है मिडिल ईस्ट सारा। दूसरे नंबर पर अगर देखते हैं तो ऐसी क्या बात होगी कि क्या नाराजगियां होगी कि यार हमें ही बैक एंड पे कर दिया। कश्मीर के मामले में भी पहले कहते थे कि भाई कश्मीर के मामले में भी हम खड़े हैं, लेकिन अब वो सीधा साफ नजर आता है कि कश्मीर के मामले में भी वो इंडिया के साथ खड़े हैं। देखिए इकोनॉमी जो है ना इंडिया की, वो पाकिस्तान से डबल है। तो इंडिया के जो रीजनल सॉरी, डबल है? मैथ में कमजोर हो बच्चे, पढ़ाई नहीं करी है तुमने स्कूल में ठीक से।
पढ़ लेते तो आज ये ना कहते। पाकिस्तान की इकोनॉमी से 10 टाइम्स बड़ी इकोनॉमी है हमारी, 10 टाइम्स। रीजनल अपने कंट्रीज हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा इंडिया के करीब हैं। तो मेरा तो यही एनालिसिस है कि इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, इंडिया के अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं। और दूसरा कि पाकिस्तान जो है ना वो पॉलिटिकली इनस्टेबल है, वहाँ पे टेररिज्म अभी शुरू हुआ है, तो अपनी पॉलिटिशियंस एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते, इकोनॉमिकली वीक है, तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती। अभी रिसेंटली ब्लास्ट हुआ है, चाइनीज़ जो मेरे ख्याल से काउंसलेट वगैरह के उन्होंने वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि आप अपने हालात दुरुस्त करें, सीपेक का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो जब तक आप ग्लोबल साउथ समिट हुआ। हाँ, तो जब तक आप अपने हालात ठीक नहीं करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी। तो यही हैं जो कुछ इश्यूज पाकिस्तान में है, इस वजह से पाकिस्तान। ग्लोबल साउथ समिट बीच में कहां से आ गया? चाइना ने कहा, भाई वो पाकिस्तान से कहा, उसमें ग्लोबल साउथ समिट कहां से आ गया? पाकिस्तान की ना तो फिर ये तो ब्रदर मुसलमान ब्रदर मुल्क के साथ तो रिलेशन तो ना हुए, ये तो फिर मफादात के रिलेशन हुए, जहाँ पर मेरे मफादात ज्यादा है वहां पर मैंने जाके अपने अपने बनाने। फिर हम क्यों मुसलमान ब्रदर ब्रदर करते रहते हैं? क्या हम हमें पता नहीं है कि दुनिया के साथ कैसे चलना? नहीं, चलना तो सही है, लेकिन हर किसी कंट्री के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं ना, इस वजह से। अब मलेशिया के, इंडिया के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। वो एक आईआर में एक टर्मिनोलॉजी है कि कोई भी आपका जो है ना दुश्मन, वो कभी भी आपका हमेशा दुश्मन नहीं रहता, अपने मफादात के हिसाब से आपका दोस्त भी बन सकता है। सही बात है। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक लिबरल टाइप की है, वो एक मुस्लिम ममालिक की पॉलिसी को ऐसे फॉलो नहीं करते। अब पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो पाकिस्तान के हिसाब से मुस्लिम ममालिक की है। तो जैसे सऊदी अरब है, दूसरे कंट्रीज हैं, वो अपने मफादात को देखते हैं, और मलेशिया भी अपने मफादात को, मेरे ख्याल से वो कुछ। तो फिर ऐसे में पाकिस्तानी तो बेवकूफ हुए ना, एक नंबर के जाहिल हुए ना, एक नंबर के गधे हुए ना। जब देख रहे हैं कि सारी कंट्रीज जो हैं अपने फायदे देख रही है, अपने हिसाब से काम कर रही है, तो आप क्या कर रहे हो? या तो फिर आप में इतनी समझ ही नहीं है, आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है और इसको डील कैसे किया जाए। अमूमन ऐसा होता है जब कोई बिल्कुल बुद्धू सा लड़का, एकदम बेवकूफ सा लड़का क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा होता है, बाकी जो तेज छात्र होते हैं वो समझ जाते हैं कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, वो उस पर डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो बस दाएं बाएं देखता है, क्योंकि उसके पल्ले कुछ बात नहीं पड़ती। वो समझ नहीं पा रहा है कि ये किस बारे में बात हो रही है, ये चर्चा किस बारे में हो रही है, या ये किस तरफ बातें जा रही हैं, उसको समझ भी नहीं आती बात। पाकिस्तान वही बच्चा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ये बात क्या हो रही है, ये डीलिंग्स कैसी हो रही हैं, इसका मतलब क्या होता है। पाकिस्तान इस दुनिया में उसी बुद्धू लड़के की तरह है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, वो एनालाइज ही नहीं कर पा रहा सिचुएशन को, पॉलिसीज को, कि ये पॉलिसी क्यों बनेगी और इससे क्या फायदा होगा, उसको पता ही नहीं है। वो कुछ गलत नहीं कर रहा। आजकल के दौर में इतनी महंगाई है, ये दुनिया की, अब यूक्रेन रशिया वार चल रही है, तो वो अपने इंटरेस्ट सेव करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। सर यहाँ पर अगर देखे जाए तो फिर हम अपने मफादात के लिए, आपने देखा तो अभी अफगानिस्तान हमारे अगेंस्ट क्यों है, उसके तो हमने मदद की है एज अ बकौल पाकिस्तानी। हम तो कहते हैं कि अफगानिस्तान के तो हमने यहाँ पर उनको पनाह दी है, उनको तो हमने मदद की है, तो फिर वो हमारे अगेंस्ट क्यों है? अगर अफगानी किसी से नफरत करता है सबसे ज्यादा तो वो पाकिस्तान है। नहीं, एक तो दुरंड लाइन का इशू है, वो 1893 से चलता हुआ आ रहा है, और दूसरा ये उनके साथ ही हमारा जो बॉर्डर है अफगानिस्तान का, उसके साथ ये पख्तूनिस्तान का नारा है, वहाँ से आना जाना है। और दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, उसके हमारे क्लैशेस चल रहे हैं। और दूसरा जो है टीटीपी को जो है ना सेफ हेवेंस प्रोवाइड कर रहा है अफगानिस्तान, और पाकिस्तान में। चले छोड़िए, वीडियो खत्म हो गया, इसकी बात खत्म करते हैं। देखिए, दिक्कत सबसे बड़ी पाकिस्तान में है और पाकिस्तानियों में। सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो मामला समझ नहीं रहे। अब देखिए, मैं मलेशिया क्यों कर रहा है, मैं इसकी आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी में समझा देता हूं कि सारा खेल क्या है, सारी पॉलिटिक्स क्या चल रही है। देखिए, मलेशिया जानता है कि भारत बड़ी इकोनॉमी है, सारे प्रिडिक्शन यही कह रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम 2-3 साल में आप थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाओगे, फिर आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी बेतहाशा तरीके से।
तो सब चाहते हैं कि अगर इंडिया से रिलेशन अच्छे रहेंगे तो कारोबार अच्छा होगा, हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर साथ आएंगे, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे पावरफुल कंट्रीज बैठी हुई हैं वहां पर इंडिया लाने में मदद कर सकता है। अब इसका सबसे तगड़ा एग्जांपल देता हूं। मलेशिया चाहता है कि वो ब्रिक्स में आ जाए। ब्रिक्स में कौन है? भारत है, ब्राजील है, रशिया है, चाइना है, और इनका 70% वेल्थ पर कब्जा है, इन देशों का बिजनेस पर कब्जा है। अगर उसमें मलेशिया आता है तो इन देशों में इसको रियायत मिलेगी क्योंकि गोल्स हैं। तो इंडिया ने कर दिया कि भैया हम सपोर्ट करेंगे। मलेशिया चाहता है कि वो ब्रिक्स में आ जाए और ब्रिक्स में भारत की सेज चलेगी, और उधर चाइना के भी बिजनेस मलेशिया में है तो चाइना भी अपोज नहीं करेगा। तो भारत ने कहा कि हाँ ठीक है, हम सपोर्ट करते हैं मलेशिया को कि वो ब्रिक्स में आए। ये हो गई पहली बड़ी चाल। इसके बदले में भारत ने कहा कि ठीक है, आप हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए आप हमें सपोर्ट करें। तो मलेशिया की तरफ से फटाक से बयान आ गया, बोला कि हाँ जी, हम भारत की परमानेंट मेंबरशिप को सिक्योरिटी काउंसिल में सपोर्ट करते हैं और हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी, जाकिर नायक वाला मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं जो सबसे बड़ी बात है, ट्रेड। तो मैं ये आपके सामने दे रहा हूं, ये डेटा दे रहा हूं। मलेशिया और भारत के बीच 2022 का डेटा है। भारत से एक्सपोर्ट हुआ 7.27 बिलियन डॉलर्स का माल मलेशिया, और मलेशिया से जो टॉप प्रोडक्ट गए हमारे यहां से वो था रिफाइंड पेट्रोलियम, 1.59 बिलियन डॉलर्स के। मलेशिया से हमने लिया 13.1 बिलियन डॉलर्स का सामान हमने इंपोर्ट किया, यानी कि मलेशिया को हमने 13 बिलियन डॉलर से ज्यादा का मार्केट दिया। और उसमें सबसे ज्यादा हमने पाम ऑयल खरीदा, हमारी जो लोकल नीड्स हैं उसमें 3.55 बिलियन डॉलर्स की। तो अगर भारत की मार्केट ज्यादा ओपन अप होती है मलेशिया के लिए तो ये ट्रेड और ज्यादा बढ़ेगी। अभी दोनों की ट्रेड अगर मैं मिला दूं तो 13 और 7 20.28 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है हमारे बीच। 2022 का डेटा है। तो मलेशिया बात जानता है कि अगर ये ट्रेड बढ़ेगी तो हमारा फायदा ज्यादा है क्योंकि हम भारत को ज्यादा सामान बेचते हैं। ठीक है जी। अब जो 2022 में ECI था, इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी जो इंडेक्स है, वो उसमें 0.64 है, इसका 0.19 है, यानी कि ये ज्यादा है मलेशिया। और जो करंट GDP है वो भारत की 3.39 ट्रिलियन डॉलर्स की है 2022 के मुताबिक। और भारत की जो ग्रोथ रेट है 2012 से 2022 की 10 साल की, वो 85.2% की GDP ग्रोथ है। ठीक है जी। 24वां रैंक है 186 देशों में। मलेशिया की जो GDP है वो 406 बिलियन डॉलर की है। ठीक है, 406 बिलियन डॉलर। और ये 36 रैंक है 186 देशों में, जबकि भारत जो है वो 5th रैंक पर है, बहुत जल्द 3rd पे पहुंच जाएगा। GDP ग्रोथ अगर पिछले 10 साल में कहें हम मलेशिया की तो 29.2% है। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि भाई मलेशिया के लिए तो बड़ी विन विन सिचुएशन होगी ना, कि भारत ओपन अप होगा और भारत उसको ब्रिक्स में शामिल कराएगा। तो सोचिए मलेशिया की इकोनॉमी जबरदस्त तरीके से बूम करेगी। ये है सारा गेम। और इसीलिए मलेशिया समझ गया, इसीलिए उसने पाकिस्तान को कहा कि भैया तू दूर रह, तेरी अब बैंड बजाऊंगा, तुझसे कोई मतलब नहीं, तेरे से और ज्यादा नुकसान हो जाता मेरा। और इमरान खान धोखा दे चुके हैं, मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि इमरान खान को बुलाया था और इमरान खान पहुंचे नहीं। तो मलेशिया इस वजह से भी खफा है कि सऊदी अरब के प्रिंस ने धमका दिया, इमरान खान दुबक के बैठ गए, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। एटॉमिक मॉल के मालिक PM इमरान खान दुबक गए नहीं वो। तो मलेशिया इस वजह से भी नाराज है बहुत पहले से। वो समझ गया है कि भारत के साथ ही रहना फायदेमंद। तो ये है पूरा गेम। तो पाकिस्तान का गेम बच गया है और भारत का गेम चालू है। बाकी कमेंट करके आप बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।